वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स 20 ईयर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 21 से हम 25 देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए उन्हें जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग और वेंडी को बातचीत करते हुए देखते हैं। वेंडी बताती है कि मिस्टर वैंग को पुलिंग कैपिटल से निकाल दिया गया है क्योंकि बोर्ड मेंबर्स को पता चल चुका था कि मिस्टर वैंग का सागा ऑफ एम्पायर गेम के फाउंडर के साथ एक पर्सनल रिलेशन है। उधर रेस्टोरेंट की लाइन में खड़ी हुई जियाबाओ लियांग को फिर से फैशन ब्लॉगिंग शुरू करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसके पिछले वीडियो से 2 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं और ये सब कुछ उस छोटे बच्चे की वजह से हुआ है। खैर रेस्टोरेंट में खाना आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ टिडाओ शिडो को कुछ कंपनी के रिसर्च मटेरियल देता है ताकि वो इन्हें पढ़कर अपने इंटरव्यू की तैयारी कर पाए। वहीं लियांग को एक बहुत बड़ी चिल्ड्रन क्लोथिंग कंपनी से कमर्शियल एड शूट करने का ऑफर आता है जिसमें वो लोग लियांग और उसके छोटे भाई की पिक्चर चाहते हैं। फिर लियांग उनसे सोचने के लिए थोड़ा समय लेती है। उधर पुलिंग कैपिटल में दिखाते हैं तो जियांग जोहो को स्पॉटर नाम के एक मोबाइल ऐप के बारे में बताती है जो एथलीट्स की डाइट और ट्रेनिंग को ट्रैक करता है, लेकिन जोहो जियांग को अधूरी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से सबके सामने खरी खोटी सुनाता है और अब वो इस ऐप की एल्गोरिदम की एक्यूरेसी पता करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स की रिपोर्ट्स मांगता है। फिर इस प्रॉब्लम को वो जेन्यू के पास लेकर जाती है, उससे रिक्वेस्ट करके कहती है कि कल होने वाले टूर्नामेंट के बाद तुम्हारे सभी साथियों से इस ऐप के बारे में मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। जेन्यू मदद करने के लिए मान जाता है। अब जियांग देखती है कि जेन्यू खांस रहा है, उसका शरीर भी गर्म है, इसलिए वो उसे बिना बताए ड्रिंक में दवा डालकर उसको पिला देती है क्योंकि जेन्यू वैसे दवाई नहीं खाता इसलिए ऐसे ही देना पड़ता है। उधर शिटो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहीं जियाबाओ के बार बार मनाने पर लियांग फैशन व्लॉगिंग शुरू करने के लिए मान जाती है और इस बार वो फैमिली फैशन पर ही फोकस करेगी। जियाबाओ कहती है कि हम इस तरह लोगों को झूठ नहीं बोल सकते कि वो लड़का तुम्हारा भाई है, तो लियांग कहती है कि हम उसे अपना कजन तो बता ही सकते हैं। अगले दिन जियांग और शिटो जेन्यू का मैच देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जियांग को एथलीट से जो सवाल पूछने थे उनके प्रिंट आउट निकालने के लिए वो बहुत लंबी लाइन में खड़ी होती है और स्टेडियम से शिटो को कॉल करके कहती है कि जेन्यू 3 राउंड हार गया है। फिर जियांग जल्दी से प्रिंट आउट निकालकर जेन्यू के पास जाती है, लेकिन वो हारने के बाद भी खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि भले ही वो 3 राउंड में हारा लेकिन उसकी टीम ये मैच जीत गई है। उसके बाद जियांग एक एक करके जेन्यू के सभी एथलीट्स दोस्तों को सवालों से भरा फॉर्म फिलअप करने के लिए दे देती है। अगले दिन शिटो को कॉल आता है जिससे उसको पता चलता है कि वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई है और उसकी जॉब लग गई है। फिर उसे याद आता है कि टिडाओ ने उसे इंटरव्यू के बाद एक वीडियो देखने के लिए कहा था। जब वो वीडियो देखती है तो समझ जाती है कि टिडाओ ने उसे इनडायरेक्टली प्रपोज भी किया है, इससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर टिडाओ को मूवी देखने के लिए इनवाइट भी करती है। वहीं पुलिंग कैपिटल में सभी मेंबर्स को जियांग की एथलीट्स की गई रिसर्च बहुत पसंद आती है, लेकिन जोहो अभी भी इसमें कमियां निकालता है। मीटिंग के बाद जोहो जियांग से कहता है कि आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो और ये सुनकर जियांग बहुत खुश होती है। उधर जियाबाओ और लियांग अपने पुराने क्लाइंट के पास जाते हैं ताकि वो फैमिली फैशन की बात कर पाएं, लेकिन तभी वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड चैन आ जाता है और वो भी अपने साथ एक इन्फ्लुएंसर को लेके आता है। वो क्लाइंट से कहता है कि लियांग के सभी फॉलोवर्स फेक हैं, इसलिए इसके साथ काम करना रिस्की हो सकता है। अब जाते समय लियांग चैन से पूछती है कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। चैन कहता है कि मैं तुम्हें सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला हूं नहीं, बदला तो लेकर ही रहूंगा। तभी वहां पर जियाबाओ आती है और चैन को ऐसा जवाब देती है जिससे उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन इस बार फिर से उनकी ड्रिंक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। जियाबाओ उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है और कैसे भी करके 2 ड्रिंक्स ले ही लेती है और फिर इस तरह लियांग जियाबाओ के प्यार को देखकर बहुत खुश नजर आती है। दूसरी ओर मूवी देखते समय टिडाओ शिटो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे कर देती है। फिर कुछ देर के बाद टिडाओ का हाथ पकड़कर उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। उधर जेन्यू जब अपनी टीम के साथ पार्टी कर रहा होता है तो वहां जैंग आती है और वो उससे बात करने के लिए बाहर चला आता है। बातों ही बातों में जेन्यू इस बार जैंग को कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये सुनकर जियांग हो जाती है शॉक। सीन होता है शिफ्ट। अगले दिन शिटो के जॉब का पहला दिन होता है और बस में उसे टिडाओ मिलता है जो एज अ बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस छोड़ने तक उसके साथ आ रहा है। ऑफिस के पहले दिन शिटो डायरेक्टर को अपना आइडिया से काफी इंप्रेस कर देती है। वहीं वेंडी जियांग को पुलिंग कैपिटल में चल रहे मिस्टर हैंडसम की वोटिंग के बारे में बताती है जिसमें ऑफिस के लगभग सभी लोगों ने स्वयं को वोट किया है और बेचारे जोहो को एक भी वोट नहीं मिला। अब खाना खाते वक्त जियांग वो पल याद करती है जब जेन्यू ने उसे प्रपोज किया था
लेकिन तब जियांग ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। उधर जियाबाओ और लियांग हर जगह उस छोटे लड़के को ढूंढने लग जाते हैं। तो कुछ देर के बाद उन्हें वो लड़का अपने बड़े भाई युक्सी के साथ दिखाई देता है। लियांग उससे बात करती है और लंच के लिए उसे इनवाइट भी करती है। फिर जब वो अपनी बात युक्सी को बताती है तो वो मना करके चला जाता है। उधर शिटो के डायरेक्टर को उसका आइडिया इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसे इस पर आज के आज रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है। जियाबाओ और लियांग उन दोनों भाइयों का कुछ देर तक पीछा करती रहती हैं। तभी वो देखती हैं कि युक्सी अपने छोटे भाई जियाओ जोन को अनजान लोगों से बात न करने के लिए लेसन सिखा रहा है। फिर वो अंदर चल रहे इवेंट में मॉडल के साथ फोटो खींचने लगता है और उसका भाई स्प्रिंग से बंधे हुए दूर खड़ा हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है। फिर जियाबाओ उससे युक्सी का फोन नंबर ले लेती है और वहां से चली जाती है। इवेंट के बाद मैनेजर उसकी क्लिक की गई पिक्चर्स में बहुत कमियां निकालता है तो वो जॉब छोड़कर ही चला जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, तब उसके मॉम डैड का वीडियो कॉल आता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि युक्सी ने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला है कि उसका शहर में खुद का घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। फिर उसके पास जियाबाओ का कॉल आता है, वो उससे बातचीत करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती है। उधर पुलिंग कैपिटल में सुहैंग मजे लेने के लिए जोहो को बार बार वोटिंग दिखाकर चिढ़ा रहा होता है क्योंकि उसे मिस्टर हैंडसम के लिए एक भी वोट नहीं मिला। सुहैंग पिछले 3 सालों से मिस्टर हैंडसम का टाइटल जीतते हुए आ रहा है। वहीं जियांग जब हॉस्टल जाती है तो ज़ेन्यू को वहां खड़ा हुआ देखती है और उससे बचकर अंदर चली जाती है। अब अगले दिन शिटो उन तीनों को बता देती है कि वो और टिडाओ एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर वो तीनों को आज रात डिनर के लिए इनवाइट करती है। जियांग भी हिम्मत करके जियाबाओ को बता देती है कि ज़ेन्यू ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इसके बाद सुहैंग फिर से जोहो के मजे लेता है और कहता है कि एटलीस्ट कंपनी के ड्राइवर के पास एक वोट तो है लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। इस बात से परेशान होकर जोहो जियांग को इनडायरेक्टली कहता है कि तुम अच्छी असिस्टेंट तब बन पाओगी जब काम के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी में भी अपने सीनियर की रिस्पेक्ट को बचाओगी। जियांग कहती है कि ठीक है, आगे से इस बात पर मैं पूरा ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ जियांग और जियाबाओ युक्सी को अपनी टीम का कमर्शियल फोटोग्राफर बनने और अपने छोटे भाई को मॉडल बनने के बदले 18,000 येन देने का ऑफर करती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसे सुनते ही तो युक्सी शॉक हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि लियांग को किसी भी हालत में एड्स के लिए उसका छोटा भाई चाहिए ही चाहिए तो वो उसके लिए 50,000 येन की डिमांड करता है। इसके बाद रात को ऑफिस से लौटने पर जियांग को ज़ेन्यू मिलता है जो जियांग से पूछता है क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। जियांग हाँ कर देती है। तभी उसके पास जोहो का कॉल आता है और वो उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहता है। वहां जाने पर जोहो से पूछता है कि तुमने मेरे लिए वोट क्यों नहीं किया। ये सुनकर जियांग तुरंत उसे वोट कर देती है। फिर जोहो से कहता है कि मैं तुम्हें हर एक वोट के लिए फाइनेंशियल एडवाइस देता रहूंगा। इसके बाद जियाबाओ और लियांग जियोंग के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वो युक्सी को वहां से खाना ले जाते हुए देखते हैं। फिर वो उसके पीछे पीछे रूम तक भी जाते हैं। उसके अपार्टमेंट के बाहर पड़े बिल से लियांग को पता चल जाता है कि युक्सी ने बहुत समय से अपना रेंट नहीं चुकाया। इससे उसको एक आइडिया आता है। फिर वो दोनों वापस रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ सभी एक साथ डिनर करते हैं। शिटो सभी को टिडाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। अगले दिन ऑफिस में जियांग एक एक करके सभी के पास जाती है, उनके फोन से जोहो के लिए वोट कर देती है, जिसके बाद तो जोहो उसे हर वोट के लिए फाइनेंशियल एडवाइस देता है। फिर जियांग जब वेंडी के साथ बातें कर रही होती है तभी वो सुहैंग को रेबेका नाम की लड़की के साथ जाते हुए देखती है, जिसे सुनकर तो वेंडी बहुत जेलस फील करती है क्योंकि वो सुहैंग को पसंद करती है। इसके बाद सुहैंग सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने कंपनी की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेबेका को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे जोहो हो जाता है शॉक। मीटिंग के बाद सुहैंग जोहो को मनाने के लिए कहता है कि अगर मैं वैंग की खाली जगह पर रेबेका को नहीं लाता तो मेरे डैड किसी अपने आदमी को भेज देते। सुहैंग कहता है कि रेबेका कॉलेज में हमारी जूनियर थी, इसलिए हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं वेंडी और जियांग लंच करते समय देखते हैं कि सुहैंग और जोहो दोनों बराबर वोटिंग पर हैं। तभी रेबेका वहां पर आकर उनसे वोटिंग लिंक मांगती है और वोट कर देती है। जियांग देखती है कि रेबेका ने जोहो को वोट किया है। उधर युक्सी जब अपने भाई के साथ घर आता है तो देखता है कि रेंट न चुकाने की वजह से उसका सामान बाहर रखा हुआ है। तभी उसके पास लियांग का कॉल आता है और वो बार्गेनिंग करके 18,000 की जगह 8,000 येन में डील कर लेती है। फिर वो उसके अपार्टमेंट से बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे 2 महीने का रेंट दे दिया है और अब मैं तुम्हारी बॉस के साथ मकान मालिक भी हूँ। इसके बाद लियांग एक नकली स्टोरी तैयार करती है ताकि लोगों को पता ना चले कि जियाओ जुआन उसका रियल भाई नहीं है। मतलब वो सभी को ये बताना चाहती है कि वो मेरा रियल भाई है। फिर वो इस स्टोरी को जियाबाओ को याद करने के लिए कह देती है। अब अगले दिन सुहैन रेबेका को स्मार्ट होम ब्रांड वेशी का प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देता है, जिस पर जोहो बहुत समय से काम कर रहा था। जियांग ये देख लेती है और मीटिंग के बाद जोहो से कहती है कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होटल प्रोजेक्ट है जो लग्जरी है और ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। जोहो को ये आइडिया बहुत पसंद आता है।
अब रात को बास्केटबॉल खेलते समय सुहेंग जोहो को रीयूनियन पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जोहो मना कर देता है क्योंकि उसे कल जियांग के साथ होटल के फील्ड ट्रिप पर जाना है। उधर शिटो और टिडाओ हॉस्टल से बाहर आ ही रहे होते हैं, तभी वहां पर शिटो की मॉम मिस वी आती है, जिन्हें देखकर शिटो वहां से फिर चली जाती है। अब मिस वी टिडाओ से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो शिटो और उसकी बात करवा पाए। अगले दिन लियांग और उसकी टीम कमर्शियल फोटोशूट के लिए बीच पर जाते हैं, जहां जियोंग भी उनको ज्वाइन कर लेता है। उधर जो और जियांग जब होटल फील्ड ट्रिप पर जाते हैं, तभी वहां की मैनेजर उन्हें बताती है कि इस होटल की इंटीरियर डिजाइन टीनेजर की पसंद के हिसाब से की गई है। अब जोहो को टीनेजर की पसंद के बारे में ज्यादा पता नहीं था और जियांग पहले कभी 5 स्टार होटल में ज्यादा रुकी नहीं, इसलिए वो डिजाइन को जज नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर जियांग मदद के लिए जेन्यू को बुलाती है क्योंकि वो बहुत बार लग्जरी होटल में रुका हुआ है। अब जेन्यू एक एक करके होटल की अच्छी और बुरी चीजें बताने लगता है। इसी दौरान जोहो को पता चलता है कि जेन्यू ने जियांग को 2 दिन पहले प्रपोज भी किया था, लेकिन जियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं बीच पर योक्सी लियांग और जियाओजुआन की फोटो को क्लिक कर रहा होता है। फोटोशूट हो जाने के बाद जब लियांग पिक्चर्स को देखती है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो पिक्चर में बहुत बुराइयां निकालना शुरू कर देती है। इस बात से गुस्सा होकर योक्सी वहां से जाने लग जाता है, लेकिन उसका भाई जियाजुआन जियाबाओ के पास ही रुक जाता है क्योंकि वो उसे तरह तरह की कैंडल्स खिला रही थी। उधर टिडाओ शिटो को लेकर एक क्राफ्टिंग शॉप पर आता है, जहां उसकी मॉम भी आ जाती है। हम मिस वी शिटो से माफी मांगती है और कहती है, देखो मैं अगले महीने लंबी बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, इसलिए ये दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। शिटो उनसे अभी भी गुस्से में है और बात नहीं करती। फिर मिस वी टिडाओ से कहती है कि देखो अगर तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो तुम्हें अभी से बेटा पढ़ाई पर फोकस करना होगा। और शिटो को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी मॉम अब टिडाओ पर अपना कंट्रोल कर रही है, इसलिए वो फिर से गुस्सा होकर चली जाती है। उधर होटल में लंच करते समय जियांग को पीरियड्स आ जाते हैं और जोहो उसे अपने बैग से फिर सैनिटरी पैड निकालते हुए देख भी लेता है, इसलिए वो जियांग को अपना कोट भी देता है पहनने के लिए। फिर जियांग वॉशरूम जाती है, जहां जोहो का मैसेज आता है कि रेबेका तुम्हारे लिए नई पैंट लेकर आ रही है। अब जियांग जोहो के सॉफ्ट साइड को देखकर हैरान हो जाती है और उसी के बारे में सोचने लगती है। उधर लियांग और जियाबाओ योक्सी की बिना काफी अच्छी तरह से फोटोशूट कंप्लीट कर ही देते हैं और फिर लियांग जियाबाओ और जियोंग के साथ फोटो देखने में बिजी हो जाती है। तभी पीछे से जियाओजुआन कहीं पर चला जाता है। कुछ देर के बाद जब लियांग देखती है कि जियाओजुआन नहीं है तो वो तीनों उसे पूरे बीच पर ढूंढते हैं। वहीं यूक्सी भी आ जाता है और वो अपने भाई की खो जाने की वजह से जियाबाओ पर बहुत गुस्सा करता है। वहीं लियांग को एक गेमिंग स्टोर में जियाओजुआन मिल ही जाता है। पूछने पर वो कहता है कि देखो तुम सबने फोटोशूट के चक्कर में मेरी बात ही नहीं सुनी, इसलिए मैं सुसु करने के लिए टॉयलेट ढूंढने लगा, लेकिन जब मुझे कहीं पर टॉयलेट नहीं मिला तो मैंने अपनी पैंट में ही सुसु कर दी। दूसरी ओर शिटो टिडाओ से गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि टिडाओ ने उसकी मॉम के साथ मिलकर उससे झूठ कहा। वहीं जियाजुआन अपने भाई से मिलता है, लेकिन फिर लियांग रियलाइज करती है कि जिस कैमरा में उसकी तस्वीर थी वो गुम हो गया है। फिर वो तीनों कैमरा ढूंढने में लग जाते हैं। इसी बीच के किनारे फायरवर्क शुरू हो जाता है। जियाबाओ और जियांग तो एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। इधर लियांग कैमरा खो जाने की वजह से बहुत अपसेट होती है, लेकिन तभी योक्सी मोबाइल से उसकी ऐसी पिक्चर खींचता है जो उसे बहुत पसंद आती है और यहाँ से इन दोनों में प्यार भरी नोक-झोंक भी शुरू हो जाती है। दूसरी ओर होटल के रूफटॉप से फायरवर्क्स एंजॉय करते समय जेन्यू और जोहो जियांग को देखे जा रहे होते हैं। उधर टिडाओ शिटो से माफी मांगकर उसको मना ही लेता है और वो दोनों भी फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। तो वहीं आज जो कुछ भी हुआ होता है उसके लिए मिस वी अपने कमरे में बहुत रोती है। कुछ दिन के बाद लंच के समय जियाबाओ और जियोंग सभी को अपने किस वाली बात बताते हैं, जिसे सुनकर जेन्यू तो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। सभी खाना खा के चले जाते हैं, पर लियांग योक्सी के लिए वेट करती है। जब योक्सी आता है तो हमें पता चलता है कि जियाजुआंग अपने पेरेंट्स के पास चला गया है और वो उसे वापस नहीं भेज रहे हैं, इसलिए योक्सी उन्हें मनाने के लिए अब घर जाने वाला है। अब अगर वो खाली हाथ जाएगा तो उसके पेरेंट्स को विश्वास नहीं होगा कि ये शहर में पैसे कमा रहा है, इसलिए लियांग उसकी फैमिली के लिए कुछ महंगे गिफ्ट्स खरीद कर देती है ताकि योक्सी की फैमिली को पता चल जाए कि योक्सी बहुत पैसे कमा रहा है। अब चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जियाबाओ और जेन्यू जब घर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स सिर्फ जियाबाओ को देखकर ही खुश होते हैं। इससे जेन्यू को जरा बुरा फील होता है कि मुझे प्यार नहीं करते मम्मी पापा। वहीं लियांग भी अपने घर चले जाती है और दूसरी तरफ जब जियांग घर जा रही होती है तभी उसके पास जोहो का कॉल आता है। वो उसको एक मीटिंग के लिए बुला लेता है। दरअसल जो जियांग के होम टाउन में कंपनी के साथ मीटिंग करने वाला है, इसलिए वो जियांग को साथ आने के लिए कहता है। फिर मीटिंग के बाद जोहो को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट बर्फ गिरने की वजह से डिले हो गई है, इसलिए वो होटल जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जियांग कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे घर रह सकते हो। जहाँ डिनर करते समय जियांग की मॉम जोहो को बहुत ज्यादा वाइन पिला देती है। जोहो को उनका खाना और वाइन पसंद नहीं आता,
लेकिन वो उनकी खुशी के लिए फिर भी खाता है। उधर लियांग अपनी दादी को बहुत सारे गिफ्ट देती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए एक भी गिफ्ट नहीं लाई है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जब पैसा कमाने में बिजी थे तब लियांग की दादी ने ही उसको पाल पोष कर बड़ा किया। वहीं ज्यादा पीने के बाद जोहो को नींद आने लग जाती है, इसलिए जियांग उसे अपने रूम में सुला देती है। अब सुबह होने पर जोहो वहां से कैसे भी करके बच निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं अब और खाना खाऊं, क्योंकि जियांग की माँ बहुत गंदा खाना बनाती है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत होती है, जियांग की माँ उसको जबरदस्ती लंच के लिए रोक देती है। फिर जियांग और जोहो लंच के सामान के लिए जाते हैं, जहां जोहो जियांग को एक टॉय गन गिफ्ट देता है और रास्ते में आते समय वो दोनों उस गन से एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं, लेकिन गन लगने से जियांग के दांत में दर्द हो जाता है। फिर जब सभी न्यू ईयर पर अपनी फैमिली के पास होते हैं तो वहीं शिटो अकेले हॉस्टल में होती है, इसलिए टिडाओ उसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर ले जाने के लिए इनवाइट करता है, जहां वो उसे अपने पेरेंट्स से भी मिलवाने वाला है। उधर लंच करते समय जब जियांग कॉल पर बात करने के लिए जाती है तो उसकी मॉम जोहो को कहती है जियांग के डैड डेंटिस्ट है, और जब वो हमें छोड़कर गए थे तब जियांग को शौक लगा था और वो उस दिन से कभी भी दांत के इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं गई, भले उसे कितना दर्द क्यों ना हो। यहाँ रूम में जियांग अपने दोस्तों से बात कर रही होती है, तभी जोहो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। जियांग आने के लिए राजी नहीं होती, इसलिए जोहो हाथ पकड़कर उसे डेंटिस्ट के पास लेके जाता है और दांत का इलाज भी करवाता है। दूसरी ओर शिटो टिडाओ के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है, जहाँ टिडाओ के पेरेंट्स और वो बहुत ही अच्छी बातें भी करते हैं। फिर शिटो अच्छा बनने के लिए टिडाओ की मॉम को खाना बनाने में मदद करती है। टिडाओ के पास उसके एक स्टूडेंट का कॉल आता है, जो और कोई नहीं बल्कि शिटो की मॉम के बॉयफ्रेंड जाहो का बेटा होता है, जिसका नाम है चैन। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जाहो अपनी वाइफ और बेटे के साथ बहुत ही खुश है। उधर दांत निकालने के बाद जोहो के साथ अपने डैड के क्लिनिक के सामने आ जाती है। जिस तरह वो बचपन में अपने डैड की मदद से टूटे हुए दांत को हवा में फेंकती थी, ठीक उसी तरह आज जोहो की मदद से उसने दांत को हवा में फेंका है। जियांग बताती कि मैंने 7 साल से अपने डैड को नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने एक दिन अचानक घर आना ही बंद कर दिया। जियांग ये भी कहती है कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरे पेरेंट्स ने डाइवोर्स क्यों लिया। अब जैसे ही वो जाने लगती है तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है, जो और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। जियांग उसको एक चॉकलेट देकर भेज देती है, लेकिन तभी वो अपने डैड को देखती है और इतने सालों के बाद एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। जियांग उन्हें कुछ कह बिना वहां से चली आती है। फिर जोहो भी अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डिनर करते समय जियाबाओ को उसके पेरेंट्स अच्छी अच्छी डिशेस देते हैं, लेकिन ज़ेन्यो को वही नॉर्मल खाना मिलता है। ये बात जियाबाओ को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो ज़ेन्यो के कमरे में खाना लेकर जाती है। जियाबाओ कहती है कि अगले जन्म में पेरेंट्स तुम्हें मेरी तरह ही प्यार करेंगे भाई। इससे दोनों भाई बहन के बीच प्यार नजर आता है। उधर शिटो टिडाओ की फैमिली के साथ मिलकर खुशी खुशी खाना बनाती है और फिर डिनर के समय टिडाओ की मॉम उसको एज अ फैमिली मेंबर नए साल का गिफ्ट भी देती है। लेकिन दूसरी तरफ मिस वी कार चलाते हुए बार बार शिटो को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल का जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद जब जाहो अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर की डेकोरेशन कर रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिससे वो घबरा जाता है और कार से बाहर चला आता है। उधर ज़ेन्यो को एक सर्वेंट से पता चलता है कि उसकी मॉम ने खास उसके लिए सब्जी मंडी से जाकर खुद सब्जियां खरीदी हैं और अपने हाथों से बनाया है। भले वो खाना नॉर्मल हो, लेकिन उसके हाथ की इंजरी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये सुनकर ज़ेन्यो को विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज तक उसकी मॉम ने कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया। इसलिए वो फ्रिज में खाना निकाल कर खाने लगता है, लेकिन तभी वो फिर से अपने पेरेंट्स को देखता है जो जियाबाओ को गिफ्ट दे रहे हैं। इससे उसका मूड खराब हो जाता है और वो खाना नहीं खाता। जियाबाओ अच्छी बहन होने के नाते खुद का गिफ्ट उस ज़ेन्यो को दे देती है। उधर लियांग के डैड उसके छोटे छोटे कपड़े और उसके नए काम से खुश नहीं होते, लेकिन लियांग की दादी उसका साथ देती है। जिसके बाद लियांग के डैड सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई ऐसा काम न करना जो कि इलीगल हो बेटा। लियांग उनकी बातों को समझ जाती है और फिर सभी डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर के बाद लियांग अपने साथ दादी और मॉम को भी फेस मास्क लगाती है और उसके डैड उन तीनों की तस्वीरों को खींचते हैं। दूसरी तरफ जियांग अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी उसके पास जो का कॉल आता है और वो उसे बाहर बुलाता है। जियांग बाहर जाती है तो देखती है कि जो उसके लिए फ्लाइट में जाने से पहले आइसक्रीम लेकर आया है, जिससे उसके दांत को आराम मिल पाए। आइसक्रीम देने के बाद जोहो चला आता है। अब जियांग ये देखकर बहुत खुश होती है कि जोहो उसकी कितनी केयर करता है। जब वो अंदर आके ये बात अपनी मॉम को बताती है तो वो कहती है, बेटा आज तो न्यू ईयर के मौके पर शहर की सारी दुकानें बंद हैं, तो जोहो को ये आइसक्रीम मिली कहाँ से। लेकिन जियांग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और आइसक्रीम खाने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले कॉमेंट करके जरूर बताना ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जोहो को इतनी जल्दी निकलना पड़ा। कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें।